अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 611 का लेसन नंबर 6, दैट इज एथिकल स्टैंडर्ड सेकंड। इसमें हम प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं कि किस तरह हम कॉन्फिडेंशियलिटी जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है उसको कैसे हम सेव रखते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि आप जब कोई एक क्लाइंट आता है तो उसका नाम उसका फोन नंबर तो आप उसके पास ले लेते हैं, तो उसको आपने आगे सेव कैसे रखना है। तो उसको सेव रखने के लिए आप उस जो भी क्लाइंट है उसका नेम आप किसी कोड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल इसके ये भी एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी मॉल में गए हैं कोई भी रिसर्च करने के लिए, वहां के आप वर्कर से पूछते हैं कि आपकी कैसी ड्यूटी है, आप कैसे काम करते हैं, और उस मॉल के हेड से ही आपने इजाजत नहीं ली, तो वो भी इलीगल है, वो भी कॉन्फिडेंशियल में नहीं आएगा। डिस्कसिंग द लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इसे हम देखते हैं कि जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस करते हैं क्योंकि वो उनके साथ एक साइंटिफिक और प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बच्चा है उस पर आप रिसर्च करें तो आप उसकी कुछ रिसर्चेज जो है उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लिमिट उतनी ही लिमिट में करेंगे जितनी जरूरत है, ठीक है। जितना डाटा जितना डिस्कशन जो है वो किसी दूसरे के साथ शेयर करने की जरूरत होती है उतनी ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ थेरेपीज मतलब उसमें ये होता है कि कुछ जो है आप क्लाइंट को उसकी लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताते हैं, और वो आप थेरेपी के स्टार्ट में भी जा सकते हैं, सेंटर में भी, एंड पे भी, एट एनी गिवन पॉइंट पे भी आप उसको लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट वन इज रिकॉर्डिंग, कि अगर आप कोई भी आपके पास क्लाइंट आया तो आप उसकी जो भी आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप बाद में उसको जो है इस्तेमाल कर सकें उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको पहले उस क्लाइंट से इजाजत लेनी है, उसे बताना है कि आप जो भी बताएंगे मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। डिस्कसिंग द लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यही है ना? नहीं नहीं, ये तो पढ़ गए ना हम। अच्छा, मिनिमाइजिंग मिनिमाइजिंग इंट्रूजन्स ऑन प्राइवेसी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिवील करता है क्लाइंट्स की प्रॉब्लम की रिपोर्ट में, और इन शॉर्ट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड शुड ओनली बी यूज्ड फॉर रिसर्च। मतलब जो भी आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप उतनी ही इंफॉर्मेशन लेंगे जितनी उसे डिजीज है, जितना उसे डिसऑर्डर है, ठीक है। आप उसकी पूरी जिंदगी की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री लिखने नहीं बैठ जाएंगे, उसे पूछने नहीं बैठ जाएंगे, उतनी ही इंफॉर्मेशन लेंगे जितनी आपको चाहिए होगी, और उस इंफॉर्मेशन को आप रिसर्च, रिहेबिलिटेशन या थेराप्यूटिक पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी और पर्पज के लिए। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में डिस्क्लोजर की बात हो रही है कि आप जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट है, जो भी इंडिविजुअल क्लाइंट है, उसे लीगली आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हो उस डाटा को, तो आप उससे इजाजत लेते हैं, ठीक है। फिर आप उसको डिस्क्लोज करते हैं, वरना आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हो रही है कि आप फॉर एग्जाम्पल ऐसा कसौटी खेलते हैं ना, तो आप ऐसा करें कि कोई भी एक फेमस शख्सियत है या कोई फर्स्ट फीमेल इंजीनियर है हमारे पाकिस्तान की, तो आप कहेंगे मैं उसका नाम नहीं बताता, वो फलां यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, इंजीनियर और फर्स्ट फीमेल है, तो वो इजीली कोई उसको जज कर पाएगा। तो ऐसे डाटा को भी आपने प्रोवाइड नहीं करना जिससे कोई जज कर सके कि किस शख्सियत के बारे में बात हो रही है। आगे इसके कुछ वैलिड पर्पस बताए हुए हैं, जैसा कि आपने प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इसकी प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, और आप प्रोफेशनल कंसल्टेशंस जो है ऑब्टेन करते हैं, और आप प्रोटेक्ट करते हैं क्लाइंट, पेशेंट, साइकोलॉजिस्ट या अदर्स को कि उन्हें हार्म ना हो, और जो भी उनसे पेमेंट सर्विसेज के लिए ली जाती है क्लाइंट से या पेशेंट से, उसमें ये होता है कि आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते, एक लिमिटेड लिमिट में रह के आप उसको डिस्क्लोज करते हैं जितना जरूरत होती है। कंसल्टेशंस में क्या बात हो रही है कि जब हम किसी भी कोलीग के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मतलब व्हेन कंसल्टिंग विद कोलीग, अगर हमारी किसी कोलीग के साथ कंसल्टिंग है तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज। जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम क्लोज नहीं करेंगे। द रीजनेबली कुड लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर क्लाइंट विद होम दे हैव अ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप अनलेस दे हैव द कंसेंट ऑफ द पर्सन, ठीक है। मतलब आप उसके साथ उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बेशक आपका उसके साथ एक जो है वो अच्छा रिलेशनशिप है। यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स फॉर डिडक्टिक और अदर पर्पस, जिससे साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कोई भी राइटिंग या लेक्चर जो भी वो लिखते हैं उसको वो डिस्क्लोज नहीं करते, वो कॉन्फिडेंशियल पर्सनली आइडेंटिफेबल इंफॉर्मेशन होती है उस क्लाइंट्स की, जैसा कि दे टेक रीजनेबल स्टेप्स टू डिस्गाइज पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, एंड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन कॉन्सेंट एंड इनलीगली रिटर्न एग्रीमेंट। मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन पे अगर आप ट्रीट करें तो आप उनके बारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन या उस पर्सन की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं तो उससे पहले इजाजत लेते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिस जो कि फिर एक लीगल एक्ट होता है, ठीक है, फिर आप करते हैं।
तो सो मीन्स दैट के जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम ब्रीच और उस कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोजेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना और उसकी लिमिट्स को समझना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन ह्यूमन रिसर्च। नेक्स्ट बात हुई एडवर्टाइजिंग एंड अदर पब्लिक स्टेटमेंट्स की। इसमें उन्होंने बात किया अवॉइडेंस ऑफ फॉल्स और डिसेप्टिव स्टेटमेंट। साइकोलॉजिस्ट डू नॉट मेक फॉल्स डिसेप्टिव और फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग देयर, मतलब कोई भी अगर साइकोलॉजिस्ट अगर उसके पास कोई इतना नॉलेज नहीं है, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो वो उसकी किसी भी टीवी चैनल पर जाकर उसके बारे में बात करना स्टार्ट नहीं कर देगा उस टॉपिक पे, अगर उसके पास उसकी ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, ठीक है। और फिर जो भी एकेडमिक ग्रेड्स या क्रीडेंशियल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन अफिलिएशन, सर्विसेज फीस, पब्लिकेशंस और रिसर्च फाइंडिंग्स, इन चीज़ों को भी कंसर्न किया जाता है, ठीक है। इनके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट किसी भी टॉपिक के बारे में दे सकते हैं, वो भी तब दे सकते हैं अगर आप उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। Psychologists also need to claim degrees as credentials for their health services only if those degrees, मतलब अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो अपनी कोई डिग्री को क्लेम कर रहे हैं तो वो वही करेंगे जो उनके पास है, ठीक है, जिसमें वो जिस फील्ड में वो एक्सपर्टीज रखते हैं। अगर उन्होंने बेस पे बात की है कि लाइसेंस की, कि अभी हमारे जो कंट्री पाकिस्तान में कोई लाइसेंस बेस्ड इतना काम नहीं होता, मतलब लाइसेंस नहीं दिए जाते, जैसा कि कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो हर जगह पे काम करे होंगे हर फील्ड में, तो इस पे अभी काम हो रहा है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसको लाइसेंस दिए जाएं ताकि वो उसी फील्ड में रह के काम कर सके। स्टेटमेंट्स बाय अदर्स, आप मतलब जो भी किसी दूसरे इंसान के बारे में स्टेटमेंट्स देते हैं, अपेड एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू साइकोलॉजिस्ट एक्टिविटीज, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है कि वो आपको पैसे देती है कि आपने ये स्टेटमेंट देनी है, तो आप पहले उसको खुद एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उसको सारा चेक कर लेते हैं अगर इस चीज़ के बारे में आप स्टेटमेंट देने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, अगर ठीक है तो आप फिर देंगे, अगर नहीं ठीक तो आप नहीं देंगे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड अदर पब्लिक स्टेटमेंट्स, इसमें सबसे पहले बात हो रही है डिस्क्रिप्शंस ऑफ वर्कशॉप सेमिनार्स। अगर कोई भी आपको ऑर्गेनाइजेशन एक सेमिनार पे बुलाती है और वो कहती है कि आप 3 या 4 दिन की इन्हें ट्रेनिंग दे दें और इस ट्रेनिंग के बाद इन्हें इस चीज़ का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ पर गौर करेगा और चीज़ का पहले सारा जायजा लेगा कि आया कि 3-4 दिन में कितनी ट्रेनिंग हो जाएगी कि इन्हें सर्टिफिकेशन दी जाए। मीडिया प्रेजेंटेशन, मीडिया प्रेजेंटेशन में कह रहे हैं कोई भी साइकोलॉजिस्ट जब पब्लिक एडवाइस या कमेंट किसी भी प्रिंट, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए वो पब्लिक करता है, तो वो इंश्योर करे कि जो उसकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी इसके साथ जो है वो इस्टेब्लिश करे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिस्ट कैनॉट सोलिसिट टेस्टिम, यहाँ पे हम तो छोड़ आए एक चीज, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स की बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल आप ये टेस्टिमोनियल्स में क्या होता है कि कोई भी अगर एक जहनी मरीज है, ठीक है, और आप उसको पब्लिक नहीं करना चाह रहे, ठीक है, और आप बताते नहीं है कि ये एक जहनी मरीज है, ऐसा नहीं करना, जो चीज है उसको वो वैसे ही करें। और टेस्टिमोनियल में आता है कि फॉर एग्जांपल आप रिव्यूज, किसी से फेक रिव्यूज नहीं ले सकते अपने बारे में, ठीक है, अगर आप जितना काम करें अगर कोई अपनी मर्जी से उसके बारे में देगा तो देगा, आप जैसा हम लिंक्डइन वगैरह पे अपनी प्रोफाइल पे रिव्यूज ले लेते हैं, तो ऐसा इस साइकोलॉजी फील्ड में नहीं होगा। इन पर्सन सोलिसिटेशन में बात हो रही है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो कांट इंगेज विद पीपल हु आर विलिंग टू प्रोवाइड फेम, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फेम देना चाह रही है, ठीक है, तो आप फेक फेम के पीछे नहीं जाएंगे, जो चीज़ ठीक होगी, जहाँ पे ठीक काम हो रहा होगा, जहाँ पे ठीक रिसर्च होगी होगी सिर्फ उसे सपोर्ट करेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जितना भी काम करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जब किसी भी क्लाइंट के डाटा को रिव्यू करते हैं और उसे किसी दूसरे प्रोफेशनल के हैंड ओवर करना होता है, तो उसके लिए डाटा को स्टोर करना बहुत जरूरी है। और डाटा को स्टोर करने में क्या होता है कि रिसर्च डिजाइन प्रोटोकॉल एंड अदर रेलिवेंट डाटा जो है, जो कि इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उसको स्टोर किया जाए और उसको इस तरह मेंटेन रखा जाए कि आपको 1 क्लिक पे आपको मिल सके, और उसके बिलिंग एंड पेमेंट्स की जो भी उसके अंदर एक्यूरेसी हो बिल्कुल ठीक हो, और प्रैक्टिसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा शुड बी अलाइंड विद लीगल आर्डर्स के मुताबिक आप उस डाटा को स्टोर करें। अब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आप समझे कि पहले हम बात करते आए हैं कि जो भी क्लाइंट है उसके कॉन्फिडेंशियल डाटा को शेयर नहीं करते, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उस डाटा को स्टोर रखते हैं, उस डाटा की बात हो रही है जो हम कोड्स की बेस पे बनाते हैं, जैसा कभी कोरोना वायरस आया तो ये बताएगा कि इतने जो कोरोना वायरस के मरीज हैं वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, कोरोना वायरस का शिकार है, इतनों की डेथ होगी, तो ये एक कोड थी, एक वैल्यूज थी, ठीक है, हम एक पर्सन 1 बाय 1 पर्सन का नाम लेकर नहीं बताया। मेंटेनेंस और डिसमिनेशन डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिसर्च ऑफ प्रोफेशनल्स एंड साइंटिफिक वर्क, उनका जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी को अपनी तरफ से पूरा मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिंग, स्टोरिंग, एक्सेसिंग, ट्रांसफरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स
जितना उनके कंट्रोल में होता है वो करते हैं। और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उन कोड की मदद की बेस पर भी उस डाटा को अपने पास स्टोर रखते हैं। लेकिन अगर किसी का वहां से ट्रांसफर हो रहा है और वो किसी और जगह पे हो रहा है, तो वहां पे कोई नया साइकोलॉजिस्ट आएगा, तो जो शख्स जा रहा है और जो आ रहा है, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इस डाटा को किस तरह जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना। रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस विद होल्ड, इसमें कुछ फीस के बारे में बात होगी कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसने आपको पे नहीं किया और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी अदारा कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट आपसे मांग रही है, तो आप उसको अपने हाथ में रखे कि आप नहीं देंगे जब तक वो पे नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं करना। फीस एंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, आपके जो भी क्लाइंट है उसके साथ आपका फीस और फाइनेंशियल एग्रीमेंट होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप साइकोलॉजिस्ट को पे ही ना करें, आप उन्हें पे करेंगे। तो ये मतलब अगर साइकोलॉजिस्ट आपकी डाटा का ख्याल रख रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रख रहे हैं, तो उसको पे करना भी जरूरी है। बार्टर विद क्लाइंट्स पेशेंट्स, यहाँ पे बार्टर का उन्होंने बात की है कि जो भी एक्सेप्टेंस ऑफ गुड सर्विसेज हैं जो कि हम दूसरे क्लाइंट्स या पेशेंट्स को देते हैं, रिटर्न ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज। उन्होंने कहा कि जो बार्टर सिस्टम है ये प्रैक्टिस मतलब इस्तेमाल तो यूजली प्रैक्टिस तो नहीं होता, लेकिन ये एक मनी की फॉर्म में एक फी है जो कि चार्ज की जाती है, बट बार्टर कान बी ऑप्ट इज एन एनी ऑप्शन टू, इज एन ऑप्शन टू। अकोरेसी इन रिपोर्ट्स टू प्रेयर एंड फंडिंग सोर्सेज, यहाँ पे बात करें कि जो भी फीस चार्जेस पेमेंट्स के होते हैं जहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं वहाँ पे हम जो होते हैं इन्हें प्रोवाइड करते हैं। और आइडेंटिटी ऑफ द प्रोवाइडर, द फाइंडिंग्स एंड द डायग्नोसिस, मतलब वही बात आ जाती है कि आप ऐसे किसी अगले इंसान को जो है वो किसी चीज़ की वो आपकी कॉन्फिडेंशियल डाटा के ख्याल रख रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो इंश्योर कर सके एक्यूरेट रिपोर्ट को, ठीक है, जिसके अंदर उसकी फीस चार्जेस और पेमेंट्स वगैरह शामिल होते हैं। Referrals and fees, psychologists pay receive payment from or divide fees for with other प्रोफेशनल अदर देन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, मतलब अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये क्लाइंट मैंने तुम्हें लेकर दिया था, आधे पैसे मुझे दो, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल बेस पर और जो भी पेमेंट होती है वो डिवाइड की जाती है जिसकी जितनी होती है, ठीक है। आप एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं बना सकते। तो ये हमारा लेसन नंबर 6 था। कंसेप्चुअल सा लेसन था, मैंने इंग्लिश को और वर्ड्स को ज़्यादा रीड नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके बताया, आपको समझ लग जाएगी कि मैंने किन चीज़ों को ट्रांसलेट किया, जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं उन्हें मैंने ट्रांसलेट किया क्योंकि वही इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि अगर हम वन बाय वन डिस्कस करने लग जाते तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, लेक्चर पहले ही बहुत लेंथी था। लेकिन अगर आप लोग अभी भी कुछ समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर लाजमी पूछ सकते हैं। लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।